देखो बच्चों जरा समझो, नेक्स्ट टॉपिक है, ये 3 नंबर में आता है। ये टॉपिक है चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल के आधार पर व्याख्या। मैंने जो चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल समझाया था, उसमें समझाया था कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन बंद वृत्तीय कक्षा में 2 प्रकार की गति करते हैं। एक अपनी कक्षा में गति करते हैं, कक्षीय गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। दूसरा, कक्षीय गति के साथ साथ चक्रण भी करते हैं। उदाहरण में जैसे पृथ्वी बताया था कि पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमती है, तो पृथ्वी की गतियाँ 2 प्रकार की होती हैं। एक चक्रण 24 घंटे में चक्कर समय में एक चक्कर लगा लेती है, दूसरा सूर्य के चारों ओर 365 दिन में चक्कर लगाती है। तो ऐसे ही इसमें होता है कि इलेक्ट्रॉन में कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है तो उसकी गति 2 प्रकार की होती है। एक कक्षीय गति, कक्षा में चक्कर लगाने के कारण, उसके कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। दूसरा, कक्षीय गति के साथ साथ इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में चक्रण भी करता है, घूमता है, चक्रण करता है, उसके कारण भी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। पिछले टॉपिक में समझाया है कि चक्रण गति के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उसका योगदान दोगुना है। तो इसका मतलब ये है कि परमाणु में जो चुंबकत्व उत्पन्न होता है वो चक्रण गति के कारण ही ज्यादातर उत्पन्न होता है और कक्षीय गति के कारण बहुत कम उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर हम ऐसे समझेंगे। तो ये हमें व्याख्या समझाना है परमाणु मॉडल के आधार पर। अब सबसे पहले हमें पृथ्वी पदार्थ की व्याख्या समझानी है। तो पृथ्वी पदार्थ की व्याख्या कैसे करेंगे? तो पृथ्वी पदार्थ का एक उदाहरण मैंने तुम्हें जल समझाया था। जल का सूत्र होता है H2O, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 16 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के युग्म बनाएंगे। क्या बनाएंगे? युग्म बनाएंगे। जब आप इसमें कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाओगे, जैसे जब H का मान 0 करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण दूसरे के चक्रण के बराबर और विपरीत होगा, जिसके कारण परमाणु के अंदर नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य होगा और पदार्थ चुंबकित नहीं होगा। जब इसे हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में लगाते हैं तो जिसका चक्रण क्षेत्र की विपरीत दिशा में है, जैसे देखा जाए तो ये देखो, ये तो दिशा में है, इसकी गति घट जाती है और दूसरे वाले की बढ़ जाती है, ये चक्रण गति बढ़ जाती है। तो परमाणु चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली सा चुंबकित हो जाता है। तो जब एक परमाणु चुंबकित हो गया तो पदार्थ भी चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली सा चुंबकित हो जाता है। इसी को मैंने इसमें लिखा है। फिर दोबारा पृथ्वी पदार्थ के परमाणु या अणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है। जैसे मैंने बताया 18 सम संख्या है। तो पृथ्वी पदार्थ के परमाणु, पृथ्वी पदार्थ ऐसे परमाणुओं या अणुओं से मिलकर बने हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है। तो जितने भी उदाहरण बताए थे, हर एक के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होगी। 2-2 इलेक्ट्रॉन मिलकर युग्म बनाते हैं। जैसे 18 है तो 18 के पेयर बने तो 9 पेयर बनेंगे, तो 2-2 इलेक्ट्रॉन मिलकर युग्म बनाते हैं। वाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में जब H का मान 0 होता है तो एक वाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में जब H का मान 0 होता है तो एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण दूसरे के बराबर और विपरीत होता है। देखो, इसकी चक्रण गति इसकी चक्रण गति के बराबर और विपरीत होती है, जिसके कारण नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। यही मैंने लिखा है, वाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का चक्रण दूसरे के बराबर और विपरीत होता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का चक्रण दूसरे के बराबर व विपरीत होता है, जिससे परमाणु या अणु में नेट चुंबकीय आघूर्ण 0 हो जाएगा, शून्य होता है। तो देखो, जब इसका चक्रण इसके चक्रण के बराबर विपरीत होगा तो नेट चुंबकीय आघूर्ण 0 हो जाएगा। तो इस 2 का 0 होगा तो पूरे जल के एक अणु का चुंबकीय आघूर्ण 0 होगा, और जब जल के चुंबकीय आघूर्ण 0 होगा तो उसमें कोई चुंबकत्व उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए साधारणतया इसमें चुंबकत्व नहीं होता है, तो जिससे पदार्थ के अंदर नेट चुंबकत्व शून्य होता है।
पहले तो ये लिखना है कि हर पदार्थ में चुंबकत्व नहीं होता है जब तक हम वायु चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखते हैं। और जब वायु चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकत्व उत्पन्न होने के कई कारण हैं। जैसे इसमें एक कारण है इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति। तो पहला तो ये लिखना है, जब इसे वायु चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, देखो जैसे इसमें रखा तो जिसका चक्रण, या इस क्षेत्र में रखा तो जिसका चक्रण क्षेत्र की विपरीत दिशा में, जैसे इसका चक्रण क्षेत्र की विपरीत दिशा में, तो इसकी गति बढ़ जाती है, दूसरे की चक्रण गति घट जाती है, जिसके कारण परमाणु में जो नेट चुंबकीय आघूर्ण है वो वायु चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है और पदार्थ वायु चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली सा चुंबकित हो जाता है। यही लिखा है, जब इसे वायु चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इसका चक्रण वायु चुंबकीय, तो जिसका चक्रण, इसका नहीं जिसका चक्रण, जैसे इसका चक्रण वायु चुंबकीय क्षेत्र में विपरीत है, तो जिसका चक्रण वायु चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत है उसकी गति बढ़ जाती है, चक्रण की गति बढ़ जाती है और दूसरे की चक्रण की गति घट जाती है, देखो दूसरे वाले की घट जाती है और पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली सा चुंबकित हो जाता है। तो ये है प्रतिचुंबकीय पदार्थ की व्याख्या। अब समझाता हूँ अनुचुंबकीय पदार्थ की व्याख्या। इसमें ये चित्र आप नहीं बनाओगे, ये वाले दोनों मैंने ये बनाओ। दूसरा है अनुचुंबकीय पदार्थ की व्याख्या। तो इसको थोड़ा समझना है, थोड़ा याद भी रखना है। अनुचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं या अणुओं में ऐसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है जिसका चक्रण एक ही दिशा में होता है। माना किसी में 11 है इलेक्ट्रॉन, तो 11 में 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनका चक्रण एक ही दिशा में होगा। तो यही है कि अनुचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं या अणुओं में ऐसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है जिनका चक्रण एक ही दिशा में होता है। तो जब चक्रण एक ही दिशा में होगा तो उस परमाणु में एक नेट चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, तो जिसका चक्रण एक ही दिशा में होता है, जिससे परमाणु में एक नेट चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। एक नेट चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है जिसकी एक निश्चित दिशा होती है। एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा, उसकी एक निश्चित दिशा होगी। इन्हें परमाणुवीय चुंबक या नन्हे द्वंद्व चुंबक कहते हैं। ऐसे जो परमाणु होते हैं इन्हें परमाणुवीय चुंबक या नन्हे द्वंद्व चुंबक कहते हैं। वायु चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, वायु चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में सभी परमाणुवीय चुंबकों का संरेखण भिन्न भिन्न दिशाओं में होता है। चित्र 1 में देखो चित्र, इसका जो चुंबकीय आघूर्ण है या चुंबकत्व इस दिशा में है, इसका इस दिशा में है, इसका इस दिशा में है। अलग अलग दिशाओं में चुंबकीय आघूर्ण की दिशा है या संरेखण है, एक ही बात होती है। तो जिसके कारण नेट चुंबकीय क्षेत्र चित्र 1 में, जिसके कारण परमाणु के अंदर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता। जब हम वायु चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखते हैं तो उसमें कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता। उसका कारण यही है कि इसके अंदर जो परमाणु चुंबक होते हैं वो अलग अलग दिशाओं में संरेखित होते हैं, जिससे नेट चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। जब इसे वायु चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो सभी परमाणुवीय चुंबक वायु चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। देखो ये इसकी दिशा में हो गया, ये वायु चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये भी वायु चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो गया। ये तो था है ही, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। तो जितने भी परमाणुवीय चुंबक हैं वो सभी वायु चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में एक मामूली सा जिसके कारण परमाणु चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली सा चुंबकित हो जाता है। यही मैंने परिभाषा समझाई थी कि जब अनुचुंबकीय पदार्थ को वायु चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली सा चुंबकित हो जाता है। और दिशा में मामूली सा चुंबकित होने का यही कारण है कि सभी परमाणुवीय चुंबक वायु चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं, जिससे पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हल्का सा चुंबकित हो जाता है। यही मैंने कहा, जब इसे वायु चुंबकीय क्षेत्र H में रखते हैं
तो सभी परमाणुवीय चुंबक, देखो ये सभी परमाणुवीय चुंबक वाय चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। चित्र 2 में देखो, चित्र 2 में और परमाणु चुंबकीय क्षेत्र की और पदार्थ, परमाणु पूरा पदार्थ और पदार्थ जो पूरा पदार्थ है जिसमें कई परमाणु हैं, और पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली सा चुंबकित हो जाता है। तो ये है अनुचुंबकीय पदार्थ की व्याख्या। तो हर तरह से आपको बताना है, पहले हर एक पदार्थ के बारे में ये बताना है कि उसके अंतर्गत चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है जब उसे वाय चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखते हैं, और जब उसे तो देखो नहीं रखते हैं कई कारण यहाँ तक हो गया, फिर जब इसे वाय चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो दूसरी लाइन से शुरू कर देते हैं। जब वाय चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसका चुंबकत्व होता है। जैसे आपने पढ़ा था चुंबकीय पदार्थ, तो चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाती है, उसका कारण पहले मैं बता चुका हूँ। और अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में माने पदार्थ जो होता है, ये पढ़ा है कि जब अनुचुंबकीय पदार्थ को वाय चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो यह वाय चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली सा चुंबकित हो जाता है। तो वाय चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली सा चुंबकित होने का यही कारण है कि ये सभी परमाणुवीय चुंबक वाय चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में सम्मिलित हो जाते हैं। इसको दूसरे टॉपिक में कहा जाता है। तो ये इस तरह से है ये अनुचुंबकीय पदार्थ की। अब बताता हूँ लौह। तीसरी है जो व्याख्या लौह चुंबकीय पदार्थ की व्याख्या है। तो लौह चुंबकीय पदार्थ में कुछ जटिल अन्योन्य क्रियाएं होती हैं जिसके कारण क्षेत्र बनते हैं, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र की एक निश्चित दिशा होती है जिसे डोमेन कहते हैं। प्रत्येक डोमेन में 10 की घात 17 से 10 की घात 21 परमाणु होते हैं। देखो जैसे ये एक डोमेन है, इस डोमेन में 10 की घात 17 से 10 की घात 21 परमाणु होंगे जो एक ही दिशा में चुंबकित होंगे। तो ये इसी दिशा में चुंबकित है। एक डोमेन ये है, इसमें भी इतनी परमाणु होंगे, ये इस दिशा में है सभी परमाणु, ये और इसमें भी इतने ही होंगे, ये भी एक डोमेन है, इसमें सभी परमाणु इस दिशा में होंगे, इसमें सभी परमाणु, ये भी एक डोमेन है, इसमें परमाणु ऊपर की दिशा में। तो जटिल अन्योन्य क्रियाओं के कारण ये क्षेत्र बनते हैं, ये क्षेत्र बनते हैं। इन क्षेत्रों में जिसमें चुंबकीय क्षेत्र की एक निश्चित दिशा होती है, हर एक में चुंबकीय क्षेत्र की निश्चित दिशा होती है। जैसे इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, एक निश्चित दिशा होती है जिसे डोमेन कहते हैं। ये डोमेन कहलाते हैं। प्रत्येक डोमेन में 10 की घात 17 से 10 की घात 21 परमाणु होते हैं। वाय चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में सभी डोमेन भिन्न भिन्न दिशाओं में संरेखित होते हैं। इस चित्र एक में देखो H बराबर 0, H बराबर 0 का मतलब वाय चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में सभी डोमेन भिन्न भिन्न दिशाओं में है। ऊपर वाला डोमेन इस दिशा में है, नीचे वाला इस दिशा में है, ये इधर है, ये इधर है। तो सभी डोमेन भिन्न भिन्न दिशाओं में संरेखित होते हैं। वाय चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में सभी डोमेन भिन्न भिन्न दिशाओं में संरेखित होते हैं, जिससे पदार्थ के अंदर नेट चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। जैसे चित्र 1 देखो, सभी डोमेन भिन्न भिन्न दिशा में, तो नेट चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा या चुंबकीय आघूर्ण शून्य होगा। जब इसे हम वाय चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकत्व तो 2 प्रकार से उत्पन्न होता है। एक डोमेनों की परिसीमाओं के विस्थापन द्वारा, दूसरा डोमेनों के घूर्णन द्वारा। यही लिखा है, जब इसे वाय चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकत्व 2 प्रकार से उत्पन्न होता है। नंबर 1 डोमेनों की परिसीमाओं के विस्थापन द्वारा, दूसरा डोमेनों के घूर्णन द्वारा। अब नंबर 1 डोमेनों की परिसीमाओं के विस्थापन द्वारा। डोमेनों की परिसीमाओं के विस्थापन का मतलब यह हुआ, जो डोमेन वाय चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है उसका आकार तो बढ़ जाता है, शेष का आकार घट जाता है। जैसे इस चित्र में देखो, ये वाय चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है,
इसका डोमेन पहले ये था। तो यदि इसमें जो चुंबकत्व है डोमेनों की परिसीमाओं के विस्थापन द्वारा है, तो जो वायुचुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, जो का मतलब ऊपर वाला डोमेन, उसका आकार बढ़ जाएगा। देखो ऊपर वाले का बढ़ गया, शेष तीन का बढ़ गया, इधर इसका भी घट गया, इसका भी घट गया, इसका भी घट गया। तो यही लिखा है मैंने कि जो डोमेन वायुचुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, वायुचुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, उसका आकार बढ़ जाता है, शेष का घट जाता है। चित्र दो में देखो, तो इसका बनाने का तरीका ये है कि आपने एक आयत बना लिया, इसके नीचे आपने दो बिंदु लगा दिए ऐसे, इसको इधर से मिला दिया, इसको इधर से मिला दिया। तो दूसरा होता है डोमेनों के घूर्णन द्वारा। सभी डोमेन घूर्णन करके वायुचुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित होते हैं। जितने भी डोमेन हैं, ये तो था ही वायुचुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो ये तो था ही, ये वायुचुंबकीय क्षेत्र की दिशा में नहीं था, क्योंकि वायुचुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। तो जितने भी डोमेन हैं सभी वायुचुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। यदि वायुचुंबकीय क्षेत्र दुर्बल है, दुर्बल का मतलब वायुचुंबकीय क्षेत्र का मान कम है, तो चुंबकत्व डोमेनों के घूर्णन द्वारा। और यदि वायुचुंबकीय क्षेत्र का मान प्रबल है, तो यदि वायुचुंबकीय क्षेत्र दुर्बल है, तो चुंबकत्व डोमेनों की परिसीमाओं के विस्थापन द्वारा। तो चुंबकत्व डोमेनों की परिसीमाओं के विस्थापन द्वारा, माने इसके द्वारा। तथा यदि वायुचुंबकीय क्षेत्र प्रबल है, तो चुंबकत्व डोमेनों के घूर्णन द्वारा होता है। तो ये है, ये मैंने तीनों बता दिए। नेक्स्ट बताता हूँ बच्चों, ये न्यूमेरिकल है जो थोड़ा कठिन लगता है और परीक्षा में अक्सर आता है। सिंपल वाले भी आते हैं, तो सिंपल वाले तो बहुत आसान है, वो तो सूत्र पर ही मान रखने पता जाता है। इसको देखो, ये है चुंबकीय यामोत्तर से 30 डिग्री के कोण पर एक चुंबक को लटकाने पर वह क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। वास्तविक नति कोण बताओ। तो यदि वास्तविक नति कोण थीटा है, वास्तविक नति कोण थीटा है, चित्र 1 से देखो, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, v/h, समीकरण नंबर 1। अब ये क्या कहता है कि जब इसे चुंबकीय यामोत्तर से 30 डिग्री के कोण पर, एक चुंबक को चुंबकीय, ये पूरा चुंबकीय यामोत्तर है, इससे 30 डिग्री के कोण पर लटका दिया, तो अब लटका दिया तो वह क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसका मतलब ये है कि जब उसका क्षैतिज घटक h cos थीटा हो, h cos 30 होगा, तो उस स्थिति में नति कोण 45 डिग्री होगा। तो चुंबकीय यामोत्तर से 30 डिग्री के कोण पर, चुंबकीय यामोत्तर से 30 डिग्री के कोण पर चुंबक को लटकाने से अब नति कोण 45 डिग्री हो जाता है, ये कहता है। अब क्षैतिज घटक कितना होगा, अब क्षैतिज घटक होगा h cos 30 और अब क्षैतिज घटक h cos 30 होगा, ऊर्ध्वाधर घटक तो वही रहेगा, v ही रहेगा। तो ये हो जाएगा tan 45 बराबर v/h cos 30। tan 45 का मान 1 होता है, 1 बराबर v/h cos 30 √3/2, तो बराबर हो जाएगा 2v/√3 × h।
समीकरण बराबर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/√3 इंटू v/h, ऐसे लिख सकते हैं समीकरण 1 से। तो 1 बराबर 2/√3 और v/h की जगह क्या लिखेंगे tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा √3/2 या थीटा बराबर tan इनवर्स √3/2। इस तरह से ये न्यूमेरिकल लगाया जाता है, ऐसे न्यूमेरिकल और इसके सिंपल वाले कम से कम 4 न्यूमेरिकल आप घर में लगाओगे। बस आज इतना ही, कल